हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। सीटीईटी के लिए सीडीपी का सेक्शन हमने स्टार्ट किया था। सो गाइस, कल हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक करवा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे और आप डेली 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप आई होप उनको अच्छे से समझ के करोगे, एलिमिनेट करके चलोगे तो आप सीटेट को आराम से क्रैक कर पाओगे। सो गाइज, लेट वी स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कह रहा है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खालिस्तान भिन्न होता है बजाय के। इसके अंदर दो ब्लैंक हमें दिया हुआ है। कह रहा है कि जो पियाजे था, जो साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बोला है कि जो बच्चों का चिंतन है, जो बच्चे जो सोचते हैं, वो जो चिंतन करते हैं, और जो वयस्क जो चिंतन करते हैं, उन दोनों में कैसे डिफरेंस है वो हमें बताना है। तो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा और प्रकार, आकार और मूर्तता, आकार और किस्म, प्रकार और मात्रा। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? प्रकार और मात्रा। जो पहला वाला ब्लैंक है उसके अंदर आएगा प्रकार और जो दूसरा वाला है उसमें मात्रा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता जो बेसिक नीड होती है उनके लिए कौन सा उदाहरण है इसके अंदर सही है? तो ऑप्शन 1 है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अनुबोधन और संकेत देना, ठीक है। नेक्स्ट भी देखते हैं, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ये आधारभूत से लिंक इसका है नहीं कुछ ऐसा। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिया बिना स्पष्टीकरण देना, ये भी नहीं होगा कि बिना प्रश्न पूछे ही उसको स्पष्टीकरण कर दे। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 18 का क्या होगा गाइस? ऑप्शन 1। अभी गाइस इसके लिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसको करते हैं। वाइगोत्स्की साइकोलॉजिस्ट के अनुसार बच्चे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? जब उन्हें पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, या फिर परिपक्व होने, मैच्योरिटी जब उनके अंदर आ जाता है तब, या फिर अनुकरण से सीखते हैं, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। जहाँ पे परस्पर क्रिया है, अंत्य क्रिया है, मैंने कल भी बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। देखो, हम बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं या अपने साथ वालों के साथ, तो कुछ उनके बीच में जब हमारा इंटरेक्शन होता है तो कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की ने यही बोला था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे। कोहलबर्ग ने किसका कौन सा प्रिंसिपल दिया था वो इसके अंदर हमें बताना है। संज्ञानात्मक, ये तो जीन पियाजे ने दिया था। शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, या नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग जो था उसने इंसाइटफुल लर्निंग जो थ्योरी दी थी, तो इसने किसके बारे में बताया था? नैतिक विकास के चरण के बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखो, निम्न में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित की कक्षा का प्रदर्शित कर रही है? जो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है, कक्षा इसके अंदर बोला हुआ है बाल केंद्रित, जो चाइल्ड सेंटर क्लासेस होती है, उसमें वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शो कर रही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। या तो शिक्षिका एक नोट बना दे और उनको बोले कि आप इसको याद करो, नहीं, ये नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखो, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है। क्या आप एक ओनली आपको सिर्फ पाठ्य पुस्तक दे दे, आप उससे सब कुछ रीड कर पाओगे, समझ आ जाएगा? ऐसा नहीं है। तो ये इसको भी एलिमिनेट कर दो, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखो, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी प्रत्येक समूह में जा रही है। हाँ, ये थोड़ा हो सकता है। चलो एक बार फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड को संचालित करता है। मैंने कहा था जहाँ पे दंड आएगा वो ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं, ग्रुप बना के बैठे हैं और शिक्षिका उनके पास बार बार जाकर
उनसे प्रत्येक जो समूह है उनका निरीक्षण करती है। तो किसका होगा आंसर नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सो गाइस 22 के अंदर देखो, बुद्धि है, बुद्धि क्या है वो हमें बताना है। सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, या फिर एक विशिष्ट योग्यता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हम पढ़ते भी हैं जब बुद्धि वाला, जब हम इंटेलिजेंस का वो पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, ये एक सामर्थ्य का समुच्चय है। सो गाइस इसका आंसर क्या होगा? 1। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। प्रारंभिक बचपन काल कैसे है? देखो, जब हमारा बचपन होता है तो हम कितने संवेदनशील हो जाते हैं कि हमें कोई डांट देगा तो हम रोना शुरू कर देंगे। ऐसे ही जो हमारी जो इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो इसके अंदर प्रारंभिक बचपन में होता है। तो गाइस देखो, इसके अंदर कम महत्वपूर्ण है, नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण है, ये भी नहीं हो सकता। निरपेक्ष है, वो भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या आएगा? अति संवेदनशील है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, अति संवेदनशील। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है। देखो, जब लड़के और लड़कों को डिफरेंशिएट कर दिया, मीन्स उसके अंदर उन्होंने क्या किया? पक्षपात कर दिया। तो वो किसको दर्शाता है? वो इस ऑप्शन में देख के आपको बताना है। जातीय भेदभाव का परिचायक है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, नहीं हो सकता। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणाएं, उसके दिमाग में जो अंधविश्वास की जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं वो है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एक बार 4 भी देखो, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या होगा? रूढ़िबद्ध धारणाएं। इसलिए क्वेश्चन से ही आपको ऊपर स्पष्ट हो रहा है कि वो दोनों में पक्षपात कर रहे हैं। तो उसका क्या है? वो अंधविश्वास है, रूढ़िबद्ध धारणाएं है। तो गाइस अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर है गाइस आंकलन। आंकलन हमारा होता है इवैल्यूएशन। हम किसी चीज का आंकलन करते हैं कि ये किस लेवल में है, तो वो हमारा क्या है? आंकलन। तो ऑप्शन 1 है, बच्चों को लेवल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर 3 है इसके अंदर गाइस, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव। तनाव और दबाव भी नहीं हो सकता। और सीखने में सुधार का एक तरीका है सीखने के अंदर। तो इसमें बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय तो है इसके अंदर, लेकिन ये श्योर नहीं है कि बच्चों में प्रतियोगिता, कि हर एक बच्चे उस प्रतियोगिता को डिजर्व करते हैं या फिर उसके अंदर हर एक के अंदर वो इंटेलिजेंस हो, ऐसा ये भी नहीं हो सकता। वर्गीकृत भी नहीं हो सकता। तो सीखने में सुधार का एक तरीका है। थोड़ा ये सेकंड नंबर जो 2 है ऑप्शन, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड दे दिया प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। ऐसा बढ़ावा देना कोई ज़रूरी नहीं है। तो सीखने में सुधार का एक तरीका है कि हमने क्या त्रुटियाँ की है उन सबको देखना, कि हमारे कम नंबर आ रहे हैं, हमें उसमें सुधार कैसे करना है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आकलन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन, इंक्लूसिव, ये हमें बताना है। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि समावेशन मतलब सभी को साथ लेकर जो इंक्लूसिव होता है, जो एजुकेशन देते हैं, उसको बोलते हैं समावेशन। तो ऐसा अलग ही कर दिया तो वो तो समावेशन का हिस्सा होगा ही नहीं गाइस। सेकंड ऑप्शन देखो, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई बच्चे सीख ही नहीं सकते। क्यों नहीं सीख सकते भाई? सब सीख सकते हैं ना, ये भी नहीं होगा। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करना। हाँ, ये हो सकता है, समान शिक्षा वाला। तो गाइस एक सेकंड, ये ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसका जो यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करना। तो गाइस समान शिक्षा, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन 27 देखो, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे देना चाहिए? नहीं, बच्चों को ज़्यादा बर्डन देना नहीं, ऐसा वो पहले ही वंचित वर्ग से हैं और तो उसमें ज़्यादा हम लिखित, वंचित वर्ग हो या फिर आप किसी भी नॉर्मल जो वर्ग के बच्चे होते हैं उनके लिए भी आप ज़्यादा लिखित कार्य ना दें। ऑप्शन नंबर 2 देखो, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। हाँ, वाद विवाद जो होता है, हमारा डिबेट होता है, वो हो सकता है। अभी हम इसका एक बार थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं गाइस। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के अंदर गाइस कह रहा है उन्हें कक्षा से अलग बिठाएं। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतः क्रिया नहीं कर सकते। ये भी नहीं होगा। क्यों उन पर ध्यान क्यों ना दे भाई? वंचित वर्ग हो गया तो ध्यान तो टीचर का सब पे ही देने का बनता है ना। तो गाइस इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उनको अच्छे से सिखाने की कोशिश करें, उनको डिबेट में शामिल करें। सो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? जो अधिगम निर्योग्यता, जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको बच्चे के किस व्यवहार से हम उसको पहचान सकते हैं? ये गाइस हमें बताना है। ऑप्शन है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, जो मूड स्विंग्स होते हैं वो, या फिर उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करें। ये भी नहीं हो सकता। सो गाइस ये भी एलिमिनेट करो आप। बी को डी, वाज को सा, ये हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं है गाइस। ये हमारा एक वो जो डिस्ग्राफिया होता है उसके अंदर होता है, जो हमारी और डिसेबिलिटीज है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, अफेजिया है, उनके अंदर है ये। तो ये भी नहीं हो सकता। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, नहीं। तो मनोभाव का जल्दी जल्दी बदल जाना, जो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं ना, वो जैसे हम पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़, टीचर हमें पढ़ा रहा है और हमारा ध्यान, हम देख तो रहे हैं लेकिन हमारा जो मूड है वो, हमारा ध्यान है वो कहीं और चल रहा है। तो जो मूड स्विंग्स होते हैं वो गाइस किसके अंदर होते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी को शो करता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आंशिक रूप से देख सकता है, उसके लिए बिना, ऑप्शन दे रखे हैं, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। नहीं गाइस, ऐसा तो नहीं है कि वो आंशिक रूप से देखता है नियमित विद्यालय में डालो। या फिर उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, शिक्षा तो देनी चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि उसे काम नहीं आएगी। क्यों? काम तो सबके आती है, एजुकेशन तो कोई भी ले सकता है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, ऐसा भी नहीं है। यदि वो आंशिक है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको विशेष प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, कि उसको कुछ फैसिलिटी दे दो, स्पेशल जो फैसिलिटीज होती है कि उसको आगे बिठाओ, ऐसे उसको जो उसकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको आप चेंज कर सकते हो। ये सब करके आप उसको जो रेगुलर क्लासेज होती है उसके अंदर उसको पढ़ाया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज सीखना। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। नहीं गाइज, होता है, प्रभावित तो होता ही है, इफेक्ट तो डालता ही है। संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, क्षीण, कम, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता गाइज। सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है। स्वतंत्र कैसे होगा? संवेगों से तो उसको कोरिलेट करके रखा हुआ है ना, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 4 देखो, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। हाँ, उसके जो इमोशनल जो फीलिंग है उसके ऊपर वो इफेक्ट जरूर डालता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो गाइस आज हमने किया है 30 तक क्वेश्चन हमने कर लिया है। सीडीपी का पार्ट हम अभी कर रहे हैं, इसके बाद हमारा ईवीएस और हिंदी का भी हम ऐसे ही लेकर आएंगे। और आई थिंक अभी आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आपको जैसे मैं करवा रही हूँ ये सीरीज़, आप डेली इस वीडियो को देखो, तो आप इसको एलिमिनेट करते हुए अपना जो पेपर है उसके लिए बहुत अच्छे से, और अभी आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। आप थ्योरी जो आपने पढ़ना था वो भी आप, यदि टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट
देखने को मिलेगा। और सी टेट अभी जुलाई में, अभी आपके पास 1 महीना, आप जितना मॉक टेस्ट करोगे, जितना क्वेश्चन आप करोगे, तो आपको सी टेट क्रैक करवा ही देगा। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।